दोस्तों, अखिलेश यादव दक्षिण भारत के दौरे पर गए हुए हैं और उनका ये कहना कि दिल्ली में जो सरकार है वो आंध्र प्रदेश की वजह से चल रही है और वो भी तब जब वो नायडू के करीबियों से मिल रहे थे। इसने सियासी तार बहुत ज्यादा छेड़ दिए हैं और वहीं दूसरी तरफ ईवीएम का मसला सुप्रीम कोर्ट में लगातार बढ़ता जा रहा है। ईवीएम की जांच को लेकर जो लेटर्स भेजे जा रहे थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। क्या कुछ चल रहा है सब जानेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राजशेखर राव जी जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। सबसे पहला सवाल हम अखिलेश यादव से ही शुरू कर लेते हैं कि अखिलेश यादव गए हैं हैदराबाद, मुलाकात करते हैं, कहा जा रहा है नायडू के करीबियों से मिले हैं। इस मुलाकात के क्या कुछ बैक स्टेज में चल रहा है वो हम जानना चाहेंगे आपसे। नमस्कार आपके और अपने दर्शकों को नमस्कार। अखिलेश यादव जी किसी प्राइवेट कार्यक्रम के लिए हैदराबाद आए हैं। कोई कॉन्क्लेव चल रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जी। लेकिन आज है वो कार्यक्रम। लेकिन एक दिन पहले वो आगे अंजन कुमार यादव है, पूर्व सांसद है, और उनके बेटे अभी सिटिंग राज्यसभा के मेंबर है। उनके निमंत्रण पर वो हैदराबाद ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स आके वहां पर उन्होंने एक छोटा सा कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। उस कार्यक्रम में सभी पार्टी के नेता मंच पर देखने को मिले और उसमें पूर्व टीडीपी के जो नेता है वो भी है, अभी फिलहाल जो कांग्रेस के नेता है वो भी है, और बीजेपी के भी कुछ नेता थे। लेकिन बात इसके बाद में उन्होंने जो टिप्पणियां की, मतलब खुले मन से जो टिप्पणियां की, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कितना पीछे ढकलना था उतना हमने ढकल दिया, और पीछे रह गई भारतीय जनता पार्टी यूपी में। देश में भी शायद वो पीछे रह जाती अगर आंध्र प्रदेश के सांसद उनको समर्थन नहीं देते, शायद बीजेपी की सरकार आज नहीं होती। उस साथ साथ उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की जनता को ये सोचना है कि क्या ऐसे सरकार को रहना चाहिए या नहीं। उन्होंने अपने भाषण के शुरुआत में कहा कि जब मतलब वो श्री कृष्ण महाभारत में चले गए, उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण के जब यादव कुल के लोग ये कहने आए कि हम लोगों को दूध नहीं बेचेंगे, हम अपने गाय बछड़ों को ही दूध देंगे, तो श्री कृष्ण ने उनका समर्थन किया। मतलब उनका इशारा मूर्ति पूजन पर दूध व्यस्त नहीं करने का था। तो उसको वो भी इनडायरेक्टली उन्होंने बीजेपी को टारगेट किया, और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि आंध्र प्रदेश की जनता अगर चाहती है तो केंद्र में बदलाव हो सकता है। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और मुलायम सिंह यादव जी के पुराने दोस्ती का हवाला दिया, और उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी और चंद्रबाबू नायडू काफी अच्छे मित्र थे। उस समय हमें बीजेपी को हटाने के लिए मुलायम सिंह जी को चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन किया। हम चाहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू फिर से सोचे, क्योंकि वो समय आ गया है कि बीजेपी को समर्थन वापस ले। मेरे ख्याल से ये मेरा निजी आकलन है कि अखिलेश जी ने जयंत चौधरी या फिर चिराग पासवान ऐसे कुछ छोटे घटक दलों से कुछ बातचीत की होगी, और उनका जो समर्थन है मेरे ख्याल से रेवंत रेड्डी द्वारा चंद्रबाबू नायडू तक पहुंचाने का ये मकसद, असली मकसद है इस दौरे का। क्योंकि ये बात अगर खुले मन से इतनी बातें लोकेश जी कह रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए बंद कमरे में कैसे कैसे बातें होती होगी। बिल्कुल। तो हम देखते हैं कि डेफिनेटली बातें हो रही होगी, छोटे छोटे घटक दल जो है उनसे बात हो रही है, और नीतीश बाबू भी नाराज है, उन्हें हटाने की बातें चल रही है। तो इसको भी लेकर शायद नीतीश कुमार एक कदम ले लेते हैं, एक निर्णय ले लेते हैं, फिर बाद में जयंत चौधरी है या छोटे घटक दल जो भी है उनसे बातचीत अगर हो जाए, तो वो संदेश अगर रेवंत रेड्डी को पहुंचाया जाए, रेवंत रेड्डी जो कि शिष्य है चंद्रबाबू नायडू के, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का डीएनए और रेवंत रेड्डी का पॉलिटिकल डीएनए दोनों सेम है, दोनों एक ही तरह सोचते हैं, दोनों एक ही तरह अपने कार्यक्रम करते हैं, दोनों के स्कीम्स भी 19-20 का फर्क है दोनों में। तो शायद वो अखिलेश जी जो है रेवंत रेड्डी के जरिए चंद्रबाबू नायडू को कोई संदेश देने के लिए आए हैं। मुझे लगता है कि उनसे मुलाकात भी हुई रेवंत रेड्डी जी से, साथ ही साथ केसीआर और उनके बेटे केटीआर हरीश राव से भी मुलाकातें हुई। तो ये पूरा सेक्युलर पार्टियों को एकजुट करने का प्रयास, शायद उसका जिम्मा दक्षिण भारत में अखिलेश जी ने उठाया है। तो शायद वो इसी दौरे, इसी मकसद से एक दिन पहले आ गए। मतलब आज है कॉन्क्लेव
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्क्लेव आज है, लेकिन एक दिन पहले आने का मकसद है कि वो दोनों नेता से मिले। सेक्युलर जो नेता है, कांग्रेस के तो मुख्यमंत्री है ही है, तो केसीआर के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, अच्छी मुलाकात हुई। तो मुझे लगता है कि कुछ माहौल बदलने के संकेत इससे हमें नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, माहौल तो बदलना ही है और इसीलिए शायद अखिलेश यादव वहाँ पर पहुंचे भी हैं। अब ईवीएम पर भी हम थोड़ी बात करना चाहेंगे। जिस तरीके से हमने पिछली बार भी हमारी बात हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार लेटर्स जा रहे हैं ईवीएम की जांच को लेकर कि उसकी फॉरेंसिक जांच करानी चाहिए। अब उसके लिए क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर भेजेंगे तभी जाकर सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेने की बात कहेगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्या किया है? हमने अपने शो में कहा कि जो भी चिट्ठी देना चाहते हैं तो चिट्ठी भेजे। हमने ईमेल आईडी भी डिस्प्ले किया। मेरा ईमेल आईडी, जो भी ये चिट्ठी लिखना चाहता है पहले आके चिट्ठी लिखने के लिए मुझे दरख्वास्त करे, ईमेल भेजे। मेरा ईमेल आईडी है rajsraochhinta@gmail.com। हो सके तो कृपया से डिस्प्ले कर दीजिए स्क्रीन पर। मेरा नाम दोबारा कर देता हूँ, rajsraochhinta@gmail.com। देश के हर 11 राज्यों से आप अंदाजा लगाइए, अंडमान से लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं कि हम ईवीएम से संतुष्ट नहीं हैं, हम चुनाव प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है, हम एसआईआर से संतुष्ट नहीं है, हम बैलेट पेपर चाहते हैं। ये लोगों की मंशा है। इसके लिए लोग डाकघर के सामने कतारों में खड़े हैं। मैं आपको वो भी विजुअल भेज देता हूँ, हो सके तो जोड़ दीजिए। लोग सैकड़ों में पत्र लिख रहे हैं। मेरी गुजारिश है, क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े इन्फ्लुएंशियल अध्यापक है हमारे, विकास द्विवेदी जी है, खान सर है, अवध ओझा सर है, विजेंद्र चौहान जी है। ये हमेशा कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति जब भी मौन होता है तो उस समाज का नष्ट होता है, उसका नुकसान होता है। तो हम इनसे गुजारिश करते हैं कि वो अपने छात्राओं को एक संदेश दे कि ऐसी कोई मुहिम चल रही है कि अगर आप वोट कर रहे हैं तो उसका वोट सही जगह जा रहा है या नहीं, उसकी जांच करना भी अब वोटर का जिम्मा हो गया। क्योंकि चुनाव आयोग तो बेकार हो गया। एक तरह से हम चुनाव आयोग का निकम्मा ही नहीं, बट उसको हम कह सकते हैं कि को कॉन्स्पिरेटर है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के साथ। इस मतलब इस मक्कारी में वो भी जुड़ा हुआ है चुनाव आयोग। मतलब चुनाव आयोग के हम करतूत देखे तो साफ नजर आता है कि वो किसी न किसी तरह चुनावी धांधली में बीजेपी के साथ हाथ मिलाया है। इसीलिए जो भी वोट दे रहे हैं उनका ये दायित्व बन गया है कि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने अपनी गुहार लगाए कि ये ईवीएम की फोरेंसिक जांच हो, एसआईआर में जो भी गड़बड़ियां है उसे रोके। 14 लाख ईवीएम गायब है, उनकी जांच पड़ताल हो और कहाँ है उसका कोई अता पता तो ढूंढ निकाले। और जो भी झूठ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने चुनाव आयोग ने आज तक कहे, उस झूठ का कहने वालों को उनका पर्दाफाश करे, उनको बराबर का उनको पनिशमेंट मिले। इन सब की गुजारिश करते हुए हम चिट्ठियां लिखे। मैंने 18 नवंबर को मैंने चिट्ठी लिखी थी, जिसका मुझे एक्नॉलेजमेंट आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि आपकी चिट्ठी प्राप्त हुई है और हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं। तो अब मेरे ख्याल से 250-300 लोग तो आज तक भेज चुके हैं। संगारेड्डी तेलंगाना से एक आदमी है बीरैया जी, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने ठान लिया कि वो 5000 चिट्ठियां तेलंगाना से अपने चुनाव क्षेत्र से भेजेंगे, एक अपने असेंबली चुनाव, विधानसभा चुनाव क्षेत्र से। अगर देश भर के हर एक विधानसभा क्षेत्र में बीरैया जी जैसे एक आदमी मिल गया तो करोड़ों में चिट्ठियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच जाएंगी और सर्वोच्च न्यायालय भी लोगों को इतना गुस्सा, उनका आक्रोश, उनका असंतोष देखकर इस पर पूरी जांच बिठाने की कोशिश करेगी। तो मेरी गुजारिश है देश के हर व्यक्ति से कि इस मुहिम में आगे आए, खासकर इंटेलेक्चुअल से, बुद्धिमान जीवियों से, बुद्धिजीवियों से रिक्वेस्ट है कि अपने जनता से खुलकर सामने आकर सोशल मीडिया पे ये संदेश दें कि अपनी वोट बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए हर एक आदमी अपना जिम्मेदाराना कर्तव्य निभाए और इस चिट्ठी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजें। बिल्कुल। और ये इसमें अगर हम इनकी मुद्दों की बात करें कि चिट्ठियों में क्या-क्या चीजें लोग लिख रहे हैं, उनके कंसर्न, मेनली जो कंसर्न्स हैं वो क्या-क्या हैं? पहली बात तो है बिहार में जो भी चुनाव हुए हैं उस चुनाव के ईवीएम जो इस्तेमाल किए गए हैं उनमें अगर धांधली की गई, मतलब अगर कोई ऐसा कमेंट दिया गया फलाना पार्टी का वोट फलाना पार्टी को दिया जाए, तो उसका
माइक्रो कंट्रोल की जांच पड़ताल से ही वो मालूम हो सकता है। तो पहली मांग जो है माइक्रो कंट्रोल की जांच पड़ताल की बात हो रही है। आपको याद रखना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के बेंच के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता ने 2024 में ये आदेश दिए कि अगर उम्मीदवार को शक है तो अपने चुनाव क्षेत्र के 5% ईवीएम की माइक्रो कंट्रोल की जांच करें। लेकिन चुनाव आयोग किसी न किसी तरह इस माइक्रो कंट्रोल की जांच को कोई ना कोई बहाना करके टालते आ रहा है और हम चाहते हैं कि बिहार के सारे ईवीएम के जो माइक्रो कंट्रोलर्स है उनकी जांच हो, ये पहला शर्त है। दूसरा, चुनाव आयोग बार बार कहता आ रहा है कि ईवीएम स्टैंड अलोन का मशीन है, उसको इंटरनेट या वाईफाई से जोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि एक छोटा सा एक चिप अगर डाल दे माइक्रो कंट्रोलर इंटरनेट कनेक्शन के लिए या वाईफाई कनेक्शन के लिए तो हो जाएगा। हमें कैसा चुनाव आयोग को कैसे पता कि उसमें वो चिप है या नहीं, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग वीवीपैट मतलब चुनाव के दौरान पाए गए वीवीपैट गिनने से इनकार कर रहा है। अरे भाई, वोटर उसी को देख के मुतमईन होकर चला गया। जो स्लिप जो वीवीपैट वोटर अपने आंखों से देखा है उसे गिनती करने के लिए चुनाव आयोग आगे नहीं आ रहा है। मतलब उसमें कोई ना कोई ऐसा राज छुपा है जो चुनाव आयोग नहीं चाहता कि उसका पर्दाफाश हो। हम उस वीवीपैट की गिनती भी चाहते हैं। इसके अलावा एसआईआर में अगर कोई बिहार में कहीं 100 या 150 से लोग हार गए हैं, अगर लोग आकर ये कह दे कलेक्टर के सामने एक अफिडेविट दे दे कि हम फलाना वोटर है, हमारी वोट काटी गई और हम राजद को या महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट देना चाहते थे। अगर ऐसे वोटरों की संख्या हार जीत के अंतर से ज्यादा है और वो लिखित रूप में अफिडेविट दे दे कलेक्टर के सामने, उस चुनाव को रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं। हम सारे बिहार के चुनाव के रद्द की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि 10,000 रुपया चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद में अकाउंट में भेजे गए, इसलिए पूरा स्टेट के चुनाव को भी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं हमने उठाए। तो अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसको संज्ञान में लेता है तो डेफिनेटली बिहार में जो भी अगर चुनावी गड़बड़ी हुई तो सामने आएगा। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लोगों का गुस्सा इजहार करना है तो करोड़ों में चिट्ठियां पहुंचने की जरूरत है। मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि जो ईमेल आईडी मेरा है rajsroochinta@gmail.com को ईमेल भेजिए। मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा। उसके हर पेज पर आपको दस्तखत करना है। आखिरी पेज पर अपना नाम, पता और आधार कार्ड के आखिरी 4 अंक के साथ मोबाइल नंबर उसमें भर के आपको स्पीड पोस्ट करना है और एनवेलप के ऊपर फोरेंसिक एग्जामिनेशन ऑफ ईवीएम करके लिखना है और स्पीड पोस्ट करना है। अगर ये चिट्ठियां करोड़ों में गई तो कुछ हो सकता है। हमने कल अखिलेश जी जब हैदराबाद आए तो उनको हमने ये चिट्ठी के बारे में बताया और वो चिट्ठी, अब एक चिट्ठी का नमूना भी उनको दिया। हमें लगता है कि अखिलेश जी अपने क्षेत्र में ये कार्यक्रम करने के लिए वो सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया राजशेखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, जिस तरीके से अखिलेश यादव हैदराबाद पहुंचे, वहां पर उन्होंने एक दिन पहले ही अपने मेन कार्यक्रम से एक दिन पहले वो पहुंच जाते हैं, नायडू के करीबियों से मुलाकात करते हैं और ये मुलाकात के जो रीजंस हैं, ये अभी तक तो यही सामने आ रहे हैं कि अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है और अखिलेश यादव सीधे तौर पर एक अगुआ बनकर वहां पर पहुंचे हैं नायडू को थोड़ी सी तसल्ली देने के लिए। अब ये देखना होगा कि जो दूसरी तरफ ईवीएम का ये जो मसला चल रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो एग्जामिनेशन की बात कही है और साथ ही साथ अब कितने बड़े लेवल पर और ज्यादा चिट्ठियां वहां पर पहुंचेंगी तो ईवीएम की जांच होगी और इससे बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।